स्टूडेंट। वैसे तो यूरो कोडेट मैंने स्टार्ट किया था, तो शुरू में मैंने बेसिक बातें ही कराई। मैंने सोचा शुरू में डिटेल करा दूंगा, नया नया पढ़ाने लग रहा हूँ, शुरू में डिटेल जितनी ज़्यादा करा दूंगा तो पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी। लेकिन अब देखा कि आप लोग काफ़ी बढ़िया स्टूडेंट है, आपके इस रेवाड़ी के जो है, तो कितनी भी डिटेल करा दो सब समझ में आ जाएगी आपको। तो IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है रेवाड़ी का, क्योंकि मैंने तो 6-7 साल रेवाड़ी में काम किया है ना। शुरू के 7-8 साल नहीं था रेवाड़ी में, जो मेरे को रेवाड़ी का स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं कितनी भी डिटेल करा दूँ समझ जाएंगे। तो अब मैं यूरो कोडेट को डिटेल में कराऊंगा। अभी तक मैं NCERT से करवा चुका हूँ और नोटबुक से उससे ट्रूमैन से करा चुका हूँ, दिनेश के ऑब्जेक्टिव से ले चुका हूँ, लेकिन ढंग से डिटेल में नहीं हुआ है, ताकि ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको वैसे ही समझ में आ जाए। इतनी डिटेल में ले लें कि छोटी मोटी चीज़ें तो आप वैसे ही सोल्व कर दो, जो बोर्ड के ये जो नीट के क्वेश्चन अपना आप बगैर आँख बंद करके सोल्व कर दो, ऐसा करना पड़ेगा, जो इसके लिए डिटेल लेनी पड़ेगी। तो अब मैं टॉपिक ले रहा हूँ यूरो कोडेट का, ठीक है। तो यूरो कोडेट ले रहे हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आते हैं यूरो कोडेट जो होते हैं, इनके अंदर ट्यूनिक नाम की चीज होती है। ट्यूनिक होने की वजह से इनको ट्यूनिकेट बोलते हैं। हार्डमानिया जो होता है, जो यूरो कोडेट होते हैं, इनके अंदर ट्यूनिक नाम की चीज होती है, जिसकी वजह से ट्यूनिकेट बोलते हैं। अब तुम बोलो मुझे ट्यूनिक वर्ड कहीं और भी आता है क्या? प्लांट मॉर्फोलॉजी में आएगा। प्याज और लहसुन में जो छिलका होता है उसको ट्यूनिक ही बोलते हैं। प्याज और लहसुन जो छिलका होता है उसको ट्यूनिक बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन को ट्यूनिक बोलते हैं, प्याज और लहसुन का छिलका मेम्ब्रेन। और ट्यूनिक ब्लड वेसल में भी आएगा। ब्लड वेसल को काटोगे तो उसमें मिलेंगे ट्यूनिक का एक्सटर्ना इंटरना। ब्लड वेसल में ट्यूनिक होती है, मेम्ब्रेन होती है ट्यूनिक जो ब्लड वेसल के अंदर जो, तो ट्यूनिक वहां पे भी आएगा। तो ट्यूनिक मेम्ब्रेन के लिए वर्ड होता है। तो इसमें ट्यूनिक जो उसकी पूरा हार्डमानिया एक कवरिंग में कवर्ड है, उस कवरिंग को ट्यूनिक बोलते हैं। तो लगभग ट्यूनिक लगभग यूरो कोडेट में मिलती है, तो लगभग यूरो कोडेट को क्या बोल देते हैं? ट्यूनिकेट बोल देते हैं। ट्यूनिक होने की वजह से इनको ट्यूनिकेट बोल देते हैं। अच्छा, अब हार्डमानिया जो है इसका यूरो कोडेट का एक एग्जांपल एसिडिया है। एसिडिया एक एग्जांपल है यूरो कोडेट का, इसलिए इनको एसिडियन भी बोल देते हैं। यूरो कोडेट को एसिडियन इसलिए बोल देते हैं, जिस ग्रुप में एसिडिया आता है इसलिए इनको एसिडियन हम बोल देते हैं। तो हार्डमानिया की यूरो कोडेट की अगर बात करें, पहले ये यूरो कोडेट है, यूरो कोडेट हार्डमानिया है। मैं हार्डमानिया की बात करूं, ये इसका फुट है। फुट जो होता है हार्डमानिया का नीचे वाला हिस्सा, फुट तो पैर को बोलते हैं। जो हार्डमानिया का जो फुट होता है, इस एनिमल अंदर होता है। ये एनिमल है, ये एनिमल है, ये कवरिंग ट्यूनिक है। कवरिंग ट्यूनिक है, एनिमल ही अंदर है। ये एनिमल है जो कवरिंग में कवर्ड है। क्या एनिमल इसके फुट में होता है? हम बोले नहीं। फुट सिर्फ किसका बना होता है? ट्यूनिक का बना होता है। हार्डमानिया का फुट या पैर जो होता है किसका बना होता है? ट्यूनिक का बना होता है। इसमें एनिमल नहीं होता है ट्यूनिक के अंदर। हार्डमानिया का जो फुट या पैर होता है, फुट तो चलने में हेल्प करता है, लेकिन ये तो चलता भी नहीं है, चलता नहीं है। जो ना चले उसको सेडेंटरी बोलते हैं। तो चलता नहीं है हार्डमानिया जो। इसका फुट कैसा होता है? हार्डमानिया का जो फुट होता है कैसा होता है? तो हम बोलेंगे ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। हार्डमानिया का फुट जो है ऐसा स्मूथ भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। हार्डमानिया का फुट जो है स्मूथ और इरेगुलर दोनों होते हैं। अगर मिट्टी है, सी के अंदर मिलेगा हार्डमानिया, जो सी के बॉटम पे अटैच होगा। अगर मिट्टी में सैंड है, सैंड तो हिंदी में बालू मिट्टी बोलते हैं। सैंड है मिट्टी में सैंड है तो स्मूथ मिलेगा ये जो इसका फुट हो जो हार्डमानिया का जो। अगर
सैंड की बजाय उसमें कैलकेरियस चीजें पड़ी हुई है, कुछ यूं मान लो कि मोलस्का वगैरह का स्केलेटन पड़ा हुआ है और वहां पे हडमानिया है, तो उसमें इरेगुलर फुट मिलेगा। तो फुट कैसा भी मिल सकता है। और सबसे पहले इसके ट्यूनिक के बारे में बात करता हूं। हडमानिया एक कवरिंग में कवर्ड है, ट्यूनिक के अंदर कवर्ड है। इस ट्यूनिक के बारे में बात करते हैं। ट्यूनिक के ऊपर, हडमानिया के ट्यूनिक में क्या क्या होता है इस ट्यूनिक के अंदर? ट्यूनिक को गौर से देखोगे तो उस पर रेड पैचेज है। हडमानिया जो है ट्यूनिक में कवर्ड है, इस पे लाल रंग के पैचेज है। पैचेज मतलब स्पॉट है। वो किस वजह से पड़ते हैं रेड पैचेज? क्योंकि ब्लड सप्लाई होती है। इसका मतलब हडमानिया की जो ब्लड वेसल ट्यूनिक तक आ रखी है, हडमानिया की ब्लड वेसल ट्यूनिक तक आ रखी है, इसलिए ट्यूनिक का कलर ब्लड वेसल की वजह से रेड हो गया है। और ब्लड सप्लाई के साथ साथ नर्व सप्लाई भी होती है। हडमानिया में नर्व सप्लाई भी होती है। तो हडमानिया जो होता है, नर्व सप्लाई से हम चीजें महसूस करते हैं। तो ट्यूनिक में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो नर्व सप्लाई है, वो नर्व सप्लाई इसकी ब्रेन तक जा रखी है। ब्रेन तो क्या बोल रहे हैं, अडल्ट में तो गैंग्लिया होता है, ब्रेन या गैंग्लिया एक ही बात है। तो इसकी ब्रेन या गैंग्लिया जो होता है, यहां होता है, जो दो साइफन के बीच में होता है ब्रेन या गैंग्लिया। तो जैसे हडमानिया को तुमने टच किया, टच करने के बाद हडमानिया को मालूम पड़ जाएगा जो किसने टच किया है, तो वो मैसेज कहां, न्यूरॉन ले जाते हैं बॉडी में जो मैसेज होते हैं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इसके टेस्ट में होते हैं और यहां से मैसेज इसके पास जाता है ब्रेन के पास। इसका मतलब नर्व सप्लाई भी होती है इस टेस्ट के अंदर, और ब्लड सप्लाई भी होती है इसके अंदर। ब्लड सप्लाई तो फूड वगैरह देने के लिए होती है, तो ब्लड सप्लाई भी है। थोड़ा सा गैस का एक्शन भी इसके थ्रू हो जाता है, ट्यूनिक के थ्रू। जो वैसे तो गिल्स है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन गैस का एक्शन ट्यूनिक से भी होता है इसके अंदर जो है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है? हडमानिया का जो टेस्ट है या ट्यूनिक है, हडमानिया का ट्यूनिक मेम्ब्रेन या टेस्ट मेम्ब्रेन है, टेस्ट या ट्यूनिक एक ही बात है। हडमानिया का टेस्ट या ट्यूनिक है, इसमें क्या क्या होता है? हम बोलेंगे स्पिक्यूल होते हैं, मैट्रिक्स होता है और सेल होती है। अगर काट के देखें हडमानिया के इस ट्यूनिक को या टेस्ट को, हडमानिया के टेस्ट या ट्यूनिक को काट के देखें तो इसमें मैट्रिक्स है, मतलब जो फ्लूइड भरा होता है मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें सेल पड़ी हुई है और स्पिक्यूल है। और ट्यूनिक की जो सेल होती है वो मेसोडर्मल होती है। तो ट्यूनिक एक्टोडर्मल भी है, एक्टोडर्म से भी बनता है, इसकी सेल मेसोडर्म से भी बनती है। और स्पिक्यूल जो होते हैं इसके, स्पिक्यूल तो हमने सुना स्पंज में होते, दुनिया में वो कहीं होते ही नहीं। स्पिक्यूल वर्ड जो आता है मोस्टली तो स्पंज के लिए होता है, जो स्पिक्यूल, और वो भी कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के होते हैं। तुम बोले कि हमने 3 क्लास पढ़ी थी, दुनिया में स्पिक्यूल और तो कहां होता है, वो तो कहीं होते नहीं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल हो तो कैलकेरिया क्लास बोलते हो, सिलिका के स्पिक्यूल हो तो जो है हेक्साक्टिलिडा क्लास होती है, और स्पॉन्जिन फाइबर को डिमोस्पॉन्जिन बोलते हैं। 3 क्लास होती है। तो कैलकेरिया क्लास में कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल होते थे। तो कैलकेरियस, हडमानिया के जो इसका टेस्ट है इसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल होते हैं। जो हडमानिया का जो टेस्ट है इसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल होते हैं हडमानिया के सेल में जो। और वो किस शेप के स्पिक्यूल होते हैं? तुम बोलो कि उसके तो बहुत टाइप के स्पिक्यूल पड़ते हैं स्पंज में। तो कैलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट हेक्साक्टिलिडा में 6 रे निकली होती है स्पिक्यूल में, ऐसे 6 रे होते हैं, ऐसे 1 2 3 4 6 रेज होती है हेक्साक्टिलिडा में। इनके स्पिक्यूल कैसे होते हैं? जो हडमानिया में मिलते हैं छोटे स्पिक्यूल होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, कील के जैसे होते हैं, ऊपर से मोटे हैं नीचे से पतले हैं। लेकिन जो बड़े स्पिक्यूल होते हैं वो तो इस तरह से होते हैं, ऐसे ऐसे। छोटे स्पिक्यूल जो होते हैं उनमें मोटा ऊपर बार थिक पार्ट होता है, नीचे थिन पार्ट होता है। जो बड़े स्पिक्यूल होते हैं हडमानिया के, वो पिपेट जैसे होते हैं, पिपेट जैसे होते हैं या स्पिंडल शेप होते हैं। कोई चीज बीच में से मोटी हो किनारे से पतली उसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। कोई चीज बीच में से मोटी हो किनारे से पतली हो तो उसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो पिपेट देखिए तुमने केमिस्ट्री लैब में जब गए हो
वो पिपेट नहीं होती जिससे पानी तुम उठाते हो, ये सॉल्यूशन है इसमें से पानी यूं यूं करके उठाते हो, पिपेट होती है जो, तो पिपेट शेप के स्पिक्यूल भी होते हैं। तो स्पिक्यूल है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के, इसके हार्ड कवरिंग में, और मैट्रिक्स है और सेल है। सेल में मैंने कहा न्यूरॉन की सेल है, न्यूरॉन या नर्व सेल है इसकी टेस्टा के अंदर, जिससे सब कुछ महसूस किया जाता है। और इसके अलावा न्यूरॉन के अलावा स्क्यूमस सेल भी है, फ्लैट सेल को हम स्क्यूमस सेल बोलते हैं। एफ्टर टिश्यू बड़ा होगा स्क्यूमस एफ्टर टिश्यू, फ्लैट सेल को स्क्यूमस बोलते हैं, स्क्यूमस सेल भी है। और अमीबा जैसे अमीबोसाइट सेल भी है। और इसके अलावा अमीबोसाइट के अलावा इओसिनोफिल सेल है। ये दो टाइप के होते हैं, बड़ी और छोटी, लाल और स्मॉल। तो इओसिनोफिल सेल तो हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं, एसिडोफिल या इओसिनोफिल, जो इओसिन रंग से रंगीन हो जाए, हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं इओसिनोफिल। और डब्ल्यूबीसी वाला नाम दे दिया हमने, इओसिन रंग से रंगीन होती है, इसको इओसिनोफिल सेल बोलते हैं। इओसिनोफिल सेल जो होती है इओसिन रंग से रंगीन होती है, इसलिए इनको बोलते हैं। और हरे रंग की सेल होती है जिनको ग्रीन सेल बोलते हैं जो है। तो वेनेडोसाइट हरे रंग की सेल होती है, वेनेडोसाइट सेल। तो जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, वेनेडोसाइट सेल है जिसमें वेनेडियम होता है, जो सी में से वेनेडियम निकालती है ये सेल जो है। अच्छा, कई बार जब एकदम सी के अंदर मिलता है यूरोकोडेट, और जैसे सी के अंदर पानी एकदम यूरोकोडेट के पास आता है तो एकदम इसको प्रॉब्लम होती है, तब की तब ये जो है अपने टेस्ट या टूनिक है इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसका आर्टेरियल अपर्चर और ब्रेकियल अपर्चर बंद हो जाते हैं। आर्टेरियल अपर्चर ब्रेकियल अपर्चर बंद हो जाता है, अपने आप को एकदम बंद कर लेता है, चारों तरफ से बंद कर लेता है, कहीं से रास्ता नहीं खुला छोड़ता। जब सी वाटर तेजी से इसके पास आता है तो ब्रेकियल अपर्चर और आर्टेरियल अपर्चर को बंद कर देता है, ताकि इसके अंदर सी की डैमेज ना हो ये जो पूरा। तो इसकी साइड की अगर बात करें, मुंह वाली साइड कौन सी होती है? एंटीरियर होती है माउथ वाली। तो ब्रेकियल अपर्चर इसका माउथ है, तो ये एंटीरियर साइड है। इसकी ब्रेकियल अपर्चर वाली साइड एंटीरियर साइड होती है। तो माउथ वाली साइड है तो एंटीरियर तो मिली, इसके बिल्कुल इसके अपोजिट ऐसे ये पोस्टीरियर साइड होती है। एंटीरियर साइड के बिल्कुल अपोजिट पोस्टीरियर साइड होती है। और क्योंकि ये यू है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा है इधर वाला, तो इधर वाले हिस्से को क्या बोलना चाहिए? आर्टेरियल अपर्चर वाली साइड को क्या बोलते हैं? डोर्सल साइड है। जो आर्टेरियल अपर्चर वाली साइड है इसके अपोजिट में कौन सी साइड होती है? वेंट्रल साइड होती है। तो ये था अभी तक हार्मोनिया में टूनिक या टेस्ट, उसके बारे में बताया। कौन सी सेल थी हार्मोनिया में, टूनिक या टेस्ट के बारे में बताया मैंने। कौन कौन से टाइप की सेल है, स्पिक्यूल है, क्या करता है, कैसे ये छेद को बंद कर देता है, नीचे वाले हिस्से में इसके अंदर सिर्फ टूनिक या टेस्ट है, क्या नहीं है, ऊपर वो ऑर्गन नहीं है इसके अंदर, ये सारा हमने भी देखा है। अब मैं लेता हूँ एक एक करके उठाता हूँ, इसकी न्यूरल ग्लैंड के बारे में बताता हूँ। न्यूरल ग्लैंड के बारे में बताता हूँ। कोई बात नहीं, न्यूरल ग्लैंड और सुप्रा न्यूरल ग्लैंड बोल देते, सब न्यूरल ग्लैंड बोल देते इसको। न्यूरल ग्लैंड और डोर्सल गैंग्लिया, दोनों टॉपिक एक साथ कराता हूं। और एक ट्यूब्रिकल भी होती है। तो ट्यूब्रिकल की जो है नहीं अपने को, दोनों जो है इनको न्यूरल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। न्यूरल ग्लैंड और डोर्सल गैंग्लिया के बारे में हम बताते हैं। मैं बता चुका हूँ न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीशन में काम आती है, जो सारी गंदगी तो न्यूरल ग्लैंड फैलती है जो। और डोर्सल गैंग्लिया जो होता है वो ब्रेन है जो इसका। एम्ब्रियोनिक स्टेज, मैंने कहा एम्ब्रियोनिक स्टेज में नर्व कोड होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नर्व कोड होता है, बाद में अडल्ट में डोर्सल गैंग्लिया ब्रेन में चेंज हो जाता है। और न्यूरल ग्लैंड एक्सप्रेशन में काम आती है, दोनों को न्यूरल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ट्यूब्रिकल भी न्यूरल कॉम्प्लेक्स में आती है, लेकिन दोनों को न्यूरल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दोनों की पोजीशन बताओ कहां है? न्यूरल ग्लैंड और डोर्सल गैंग्लिया की पोजीशन बताओ। तो मैं बोलूंगा कि
नॉर्मली यूरोकोडेट के अंदर ब्रेन ऊपर होती है और न्यूरल ग्लैंड नीचे होती है, लेकिन हडमानिया में उल्टा है। हडमानिया में न्यूरल ग्लैंड ऊपर है, डोर्सल गैंग्लिया नीचे। तो हडमानिया के हिसाब से लोग डोर्सल गैंग्लिया नीचे है और न्यूरल ग्लैंड ऊपर है। हडमानिया की अगर बात करें, दूसरे कोडेट में एक अपोजिट है। अच्छा, इसके अलावा देखो कुछ देख लो तो डोर्सल गैंग्लिया और न्यूरल ग्लैंड, डोर्सल गैंग्लिया ऊपर है, सॉरी न्यूरल ग्लैंड ऊपर है, डोर्सल गैंग्लिया या ब्रेन नीचे है। दोनों ही इंटरसाइफरनल रीजन में होते हैं। जैसे समझ गए, न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मैंने बताया था ग्लैंडुलर एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और ये बताया था नर्व कोड डोर्सल गैंग्लिया में ब्रेन में चेंज हो गया, नर्व कोड से डोर्सल ग्लैंड डोर्सल गैंग्लिया ब्रेन में चेंज हो गया, नर्व कोड जो है। तो इनके बारे में बता रहा हूं, दोनों कहां प्रेजेंट है, दोनों की पोजीशन क्या है। इंटर साइफोनल रीजन, दोनों ही साइफन के बीच में प्रेजेंट है। ये साइफन दोनों साइफन के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे इंटर साइफोनल रीजन में ये दोनों प्रेजेंट है। न्यूरल ग्लैंड जो होती है ऐसे होती है, यहां से मैं न्यूरल ग्लैंड यहां दिखा रहा हूं मुझे, ये न्यूरल ग्लैंड है और ये इसका डक्ट है, और डक्ट यहां खुल जाएगा इसके अंदर, यहां पे इसके अंदर खुल जाएगा। दूसरा, एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो हम बोलेंगे स्पेशल सेल होती है ब्लड के अंदर, नेफ्रोसाइट सेल। ब्लड के अंदर सेल होती है नेफ्रोसाइट, ब्लड में सेल होती है नेफ्रोसाइट। वो नेफ्रोसाइट सेल वेस्ट मटेरियल को लेके पहुंच जाती है न्यूरल ग्लैंड के पास। ब्लड में नेफ्रोसाइट सेल है और वो वेस्ट मटेरियल को लेके इकट्ठा करके इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है, न्यूरल ग्लैंड के अंदर आ जाती है, और फिर वेस्ट मटेरियल को डाल देती है और वो बाहर निकल जाता है। वेस्ट मटेरियल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से काम करती है न्यूरल ग्लैंड। डोर्सल गैंग्लिया की खास बात क्या क्या है, डोर्सल गैंग्लिया की खास बात यह है कि ये डोर्सल गैंग्लिया है, इससे नर्व्स निकलती है। अब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वाली तो बात रही नहीं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तो आगे आएंगे। तो इसकी नर्व्स होती हैं, वो कहां का नर्व्स को एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स बोल देते हैं। एंटीरियर नर्व, पोस्टीरियर नर्व। मैंने कहा था एम्ब्रियोनिक स्टेज में नर्व कोड होता है, अडल्ट में नर्व कोड गायब हो जाती है और गैंग्लिया बच जाता है। उस गैंग्लिया के बारे में बता रहा हूं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में न्यूरल ग्लैंड है ही, या सब न्यूरल ग्लैंड बोल दो या सुप्रा न्यूरल ग्लैंड बोल दो। सब न्यूरल ग्लैंड इसलिए बोलेंगे न्यूरल नर्व कोड के इसके गैंग्लिया के नीचे है, सब मतलब नीचे, गैंग्लिया के नीचे सब न्यूरल ग्लैंड बोल दो। सब मतलब नीचे, न्यूरल मतलब नर्व कोड या गैंग्लिया के नीचे। सुप्रा बोल दो, ऊपर हो तो सुप्रा बोल दो। तो कुछ जगह नीचे है, कुछ जगह ऊपर है, ये न्यूरल ग्लैंड जो होती है। तो सब न्यूरल बोल दो, सुप्रा न्यूरल बोल देते हैं ग्लैंड को। नर्व कोड डोर्सल गैंग्लिया में चेंज हो गया जो। अच्छा, गैंग्लिया लाइक स्ट्रक्चर है ये दिखने में, डोर्सल गैंग्लिया। गैंग्लिया तो साइटोन का बंडल होता है, तो गैंग्लिया इसमें साइटोन ही साइटोन है, इसलिए गैंग्लिया बोल रहे हैं इसको। तो डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। डोर्सल गैंग्लिया शुरू में ये नर्व कोड था, बाद में गैंग्लिया में चेंज हो गया, इसलिए डोर्सल गैंग्लिया बोल रहे हैं, अब नहीं बोल रहे हैं। इसकी नर्व्स जो है वो कहां सप्लाई होती है, एंटीरियर नर्व जाएंगे, एंटीरियर साइड बताएगी ये वाली साइड, और ये वाली साइड पोस्टीरियर थी। तो एंटीरियर नर्व कहां जाएंगी, ब्रेंकियल साइफन को जाएंगी। ये एंटीरियर नर्व कहां जाएंगी, ब्रेंकियल साइफन को जाएंगी। एंटीरियर नर्व जो है ब्रेंकियल साइफन को जाएंगी, और पोस्टीरियर नर्व ये जाएंगी आर्टेरियल साइफन को। ये इसके अंदर साइफन है, ट्यूब है, इसके अंदर यूरोकोडेट है हडमानिया के अंदर। तो हम बोलेंगे यहां से दो नर्व निकलेंगी, ये गैंग्लिया है, एक नर्व जाएगी, ये नर्व चलेगी ब्रेंकियल साइफन को, और ये नर्व चलेगी आर्टेरियल साइफन को। ब्रेंकियल साइफन को भी नर्व जाती है, आर्टेरियल साइफन को भी नर्व जाती है, और कुछ जाती है टेस्ट को या ट्यूनिक को भी जाती है। अभी बताया टेस्ट और ट्यूनिक, टेस्ट या ट्यूनिक के अंदर न्यूरॉन भी पड़े हुए हैं और इनकी सप्लाई भी हो रखी है, न्यूरॉन की सप्लाई हो रखी है यहाँ पे, ताकि चीजें महसूस करें। ट्यूनिक के अंदर सेंसिटिविटी होती है, जो है ट्यूनिक या टेस्टा के अंदर सेंसिटिविटी होती है। अच्छा, इसके अलावा
इसके न्यूरॉन की खास बात है, वो क्या है, वो खास बात बताता हूँ मैं आपको। इसके नर्व कोड में जो न्यूरॉन है उसकी खास बात क्या है? अरे भाई ब्रेन हो या स्पाइनल कोड हो या कुछ भी हो, बढ़ेगा तो न्यूरॉन से। न्यूरॉन मैंने बताया बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है और उसके 3 पार्ट होते हैं जो न्यूरॉन के, साइटोन, एक्सोन और डेंड्रोन। न्यूरॉन के 3 पार्ट है, डेंड्रोन, साइटोन, एक्सोन। हम बोलते हैं अगर न्यूरॉन में एक्सोन 1 और डेंड्रोन बहुत ज्यादा हो तो न्यूरॉन को बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। अगर न्यूरॉन में डेंड्रोन ज्यादा हो, एक्सोन 1 हो तो मल्टीपोलर, मल्टी मतलब मैनी, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो गई। अच्छा, अगर न्यूरॉन में एक्सोन डेंड्रोन एक ही हो तो क्या बोलते हो? बाइपोलर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में एक एक्सोन है एक डेंड्रोन, तो बोलते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स। तो भाई बाइपोलर न्यूरॉन्स और भी न्यूरॉन की टाइप है, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, एपोलर। एपोलर न्यूरॉन में एक्सोन डेंड्रोन नहीं होते, वो कहां होते हैं? सिलेंट्रेटा में होते हैं। पोरीफेरा में तो न्यूरॉन ही नहीं होते, सिलेंट्रेट और टीनोकोला के अंदर एपोलर न्यूरॉन होते हैं, एक्सोन डेंड्रोन डिफरेंस नहीं है जो। और उसके बाद प्लेटेड स्पाइनल से लेकर लास्ट तक न्यूरॉन मिलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन जो। बाइपोलर न्यूरॉन हमारे शरीर में पता है कहां मिलते हैं? नाक के अंदर मिलते हैं, यहाँ आंख की रेटिना में मिलते हैं और कान के अंदर मिलते हैं, ईयर के अंदर मिलते हैं। आंख, नाक, कान, ईयर, नोज और आई, इनके अंदर बाइपोलर न्यूरॉन मिला करते हैं। कभी डिटेल पढ़ेंगे तो आगे देख लेना फिजियोलॉजी में। तो बाइपोलर, तो ज्यादातर न्यूरॉन हमारी बॉडी में मल्टीपोलर होते हैं, एक्सोन 1 होता है, डेंड्रोन ज्यादा होता है। ये दोनों टाइप के न्यूरॉन इसमें गैंग्लिया के अंदर मिलेंगे। ये जो डोर्सल गैंग्लिया है, इसकी ब्रेन है या गैंग्लिया है, इसके अंदर बाइपोलर न्यूरॉन भी मिलेंगे और मल्टीपोलर न्यूरॉन भी मिलेंगे। तो ये हर्मानिया का कौन सा सिस्टम था? ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया, ये इसका नर्वस सिस्टम भी हो गया, इसका ट्रैश टेक्टोनिक भी हो गया। अब मैं लेता हूं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। हर्मानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं। हर्मानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हर्मानिया है। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम लेते हैं, ये हर्मानिया है, ये ऐसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, हर्मानिया के एक पार्ट निकालो, ये तो उसका माउथ हो गया। ब्रेंकियल अपर्चर जो थी उसका, ब्रेंकियल मतलब दिल की तरफ पानी लेके जाए, अपर्चर मतलब छेद। तो इसका माउथ जो होता है ब्रेंकियल अपर्चर भी बोलते हैं। इसमें 4 लिप होते हैं, 4 लिप होते हैं इसके ब्रेंकियल अपर्चर में, माउथ पे। इसका माउथ है, और इसका माउथ है, उसमें छेद है, वो इसका माउथ है, उसमें छेद को ब्रेंकियल अपर्चर है। अरे जो ब्रेंकियल साइफन का जो छेद है उसको माउथ है ब्रेंकियल अपर्चर बोलते हैं। एक ही बात है, माउथ है ब्रेंकियल अपर्चर, माउथ या ब्रेंकियल अपर्चर, माउथ या ब्रेंकियल अपर्चर है यहाँ पे। और इसमें 4 लिप होते हैं, 4 होल होते हैं इसके ऊपर ब्रेंकियल अपर्चर पे। और तो माउथ हो गया पहला पार्ट यहाँ लिख देता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, दूसरा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी पता है किसको बोलते हैं? इसकी साइफन को भी बोलते हैं। ये ब्रेंकियल साइफन नहीं, ब्रेंकियल अपर्चर से नीचे साइफन है, तो ब्रेंकियल साइफन ट्यूब को बोलते हैं। ब्रेंकियल साइफन है, इसी का दूसरा नाम क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ब्रेंकियल साइफन एक बात है। अच्छा, फिर उसके बाद ये याद रख लेना कि ब्रेंकियल साइफन के अंदर रिसेप्टर होते हैं, जो रियो रिसेप्टर होते हैं, रियो रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं। रियो रिसेप्टर होते हैं जो वाटर के अंदर वेव होती है, वेव का पता लगाता है कितनी वेव चल रही है। वाटर की वेव पता लगाने के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं? वाटर की वेव पता लगाने के लिए होता है रियो रिसेप्टर। और पानी कितना गर्म है या ठंडा है ये पता लगाने के लिए क्या होता है? थर्मो रिसेप्टर। तो वो दोनों ही ब्रेन के साइफन के अंदर होते हैं, रियो रिसेप्टर और थर्मो रिसेप्टर।
और ब्रैंकियल साइफर कुछ नहीं, बकल की एलिमेंट्री है। तीसरा, इसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है इसके एलिमेंट्री के नाम का? हार्मोनिया में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? 25। तो हम बोलेंगे ब्रैंकियल अपर्चर के नीचे ये सबसे बड़ा पार्ट है फेरिंक्स। फेरिंक्स सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका। अब फेरिंक्स की खास बात बता रहा हूं तो सुनना बोल से। फेरिंक्स की खास बात सुनो क्या कहते हैं। ये थोड़ा छोटा। तो फेरिंक्स की जो बात बता रहा हूं, ये फेरिंक्स है ना, फेरिंक्स के वेंट्रल साइड में, ये डोर्सल वेंट्रल, फेरिंक्स की वेंट्रल साइड में ऐसे 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 एक ऑर्गन है जिसका नाम है एंडोस्टाइल। फेरिंक्स के अंदर वेंट्रल साइड में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एंडोस्टाइल। फेरिंक्स में वेंट्रल साइड में एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल में क्या होता है? एंडोस्टाइल ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है। मैंने क्या कहा? फेरिंक्स की वेंट्रल साइड में, वो भी मिड वेंट्रल साइड में एक ऐसे लंबी दरार है जिसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहा है, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। इसमें ऐसे 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 4 रो है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। इसमें 4 रोज है, 4 लाइन है। किसकी? 4 रो है ग्लैंडुलर सेल में, और बीच में सीलियरी सेल भी है, और ग्लैंडुलर सेल म्यूकस बनाती है। एंडोस्टाइल क्या होता है? सुनो एक बात। फेरिंक्स के अंदर वेंट्रल साइड में, नीचे वाली साइड में एक दरार है, ग्रूव है, ठीक है। उस ग्रूव के अंदर 4 लाइन खिंची हुई है सेलों की, और वो ग्लैंड की सेल है, म्यूकस बनाने वाली सेल की 4 लाइन है, ग्लैंडुलर सेल है। बीच में सीलिया वाली सेल है। ये पूरी स्ट्रक्चर एंडोस्टाइल है। एंडोस्टाइल क्या है? एक ग्रूव है, दरार है, उसमें 4 सेल, 4 रो है ग्लैंड की सेल की, और उसमें बीच में सीलिया की सेल है और म्यूकस बनता है। इसको एंडोस्टाइल बोलते हैं। क्योंकि पानी में से क्या आयोडीन भी लेता है, हमारी थायराइड ग्लैंड भी आयोडीन लेती है, और ये आयोडीन भी लेता है। हमारी थायराइड ग्लैंड भी आयोडीन लेती है, और ये भी पानी में से आयोडीन लेता है। तो इसलिए ये होमोलोगस है थायराइड ग्लैंड के लिए, होमोलोगस टू थायराइड ग्लैंड। ये एंडोस्टाइल जो होता है, हार्मोनिया का एंडोस्टाइल हमारी थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है। होमोलोगस का मतलब होता है ओरिजिन सेम, या यूं बोल सकते हो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम। तो स्ट्रक्चर सेम हो तो उसको होमोलोगस बोलते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर है। लेकिन हाँ, मैंने यहां जो सबन्यूरल ग्लैंड बनाई थी, मैंने सबन्यूरल ग्लैंड जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड थी, सबन्यूरल ग्लैंड, ये होमोलोगस है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। हार्मोन बनाने वाली सबसे ग्लैंड छोटी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ लोग पीनियल ग्लैंड को स्मॉलेस्ट मानते हैं। थायराइड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हार्मोन बनाने वाली लार्जेस्ट ग्लैंड के तो होमोलोगस कौन है? थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन बनाने वाली सबसे बड़ी ग्लैंड है। इसके होमोलोगस तो कौन है? एंडोस्टाइल। और स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड सब छोटे से छोटी हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड के होमोलोगस कौन है? सबन्यूरल ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बोलता है, सुप्रान्यूरल ग्लैंड बोलते हैं, सबन्यूरल बोलता है, सुप्रान्यूरल बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड तो है। सबन्यूरल ग्लैंड के 2 काम और भी है, ये मेटामॉर्फोसिस में काम आती है। सबन्यूरल ग्लैंड हार्मोन बनाती है, तो मेटामॉर्फोसिस में काम आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह से हार्मोन भी बना रही है सबन्यूरल ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन में काम आ रही है, हार्मोन भी बना रही है। तो मेटामॉर्फोसिस में सबन्यूरल ग्लैंड का काम है, मेटामॉर्फोसिस में काम आना। हार्मोनिया में जब मेटामॉर्फोसिस होती है, टैडपोल से अडल्ट बनता है, तो हार्मोन बनता है। हार्मोन का नाम नहीं बता रखा, इस ग्लैंड हार्मोन बनता है जो अडल्ट को, लार्वा को अडल्ट में कन्वर्ट करता है, मोर एडवांस को लेस एडवांस में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा एक हार्मोन मेटामॉर्फोसिस में काम आता है, सबन्यूरल ग्लैंड का हार्मोन मेटामॉर्फोसिस में काम आता है। और इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस के अलावा
ओवी पोजीशन में भी काम आता है। रिप्रोडक्शन स्पर्म ओवा जो जायगोट बोलते हैं, ओवा वगैरह को रखने को ओवी पोजीशन बोलते हैं। ओवा वगैरह रखते तो ओवी पोजीशन, तो ओवी पोजीशन जो होती है, ओवा वगैरह को रखते हैं तो ओवी पोजीशन बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एफएसएसएल हार्मोन होते हैं जो टेस्टिस ओवरी को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्शन कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। सारे रिप्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल है, क्योंकि एफएसएसएल हार्मोन बनते हैं पिट्यूटरी से जो टेस्टिस ओवरी को कंट्रोल करते हैं। एफएसएसएल टेस्टिस ओवरी कंट्रोल करते हैं, तो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह से सबन्यूरल ग्लैंड का हार्मोन भी पिट्यूटरी के हार्मोन की तरह से रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ओवी पोजीशन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद फेरिंग्स में फेरेंजियल ग्लिड स्लिट होती है। फेरिंग्स में फेरेंजियल ग्लिड स्लिट होती है। फेरिंग्स में फेरेंजियल ग्लिड स्लिट होती है। फेरिंग्स के अंदर क्या होती है? फेरेंजियल ग्लिड स्लिट होती है। और ये लार्वा में भी होती है, एडल्ट में भी होती है। कौन कौन सी चीज रिटोगस मेटामॉर्फोसिस में खत्म हो गई थी लार्वा से एडल्ट में? नोटोकॉर्ड खत्म हो गया था, पूरा का पूरा गायब हो गया था नोटोकॉर्ड। तेल पूरी की पूरी गायब हो गई थी रिटोगस मेटामॉर्फोसिस में। नर्व कोड गैंग्लिया में चेंज होगा, ये रिड्यूस हुआ है। दो चीज गायब हो गई, तीसरी गैंग्लिया में चेंज होगी। और चौथी चीज, जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक था जो कोडेड का था, तीन तो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, नोटोकॉर्ड, नर्व कोड और टेल, और चौथा फेरेंजियल ग्लिड स्लिट थी, वो रह जाती है, लार्वा में भी है और एडल्ट में भी है। अच्छा, फेरिंग्स के बाद कौन सा पार्ट आएगा? फेरिंग्स के बाद कौन सा पार्ट आएगा इसमें? जो फेरिंग्स के बाद जो इसमें, और अपने एलिमेंट्री कैनाल याद रख लो यार, अपने एलिमेंट्री कैनाल सब कुछ है। माउथ हो गया, बकल कैविटी होगी, फेरिंग्स होगी, फिर इसोफेगस होगा, इसोफेगस होगा, फिर स्टमक हो गया, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। एक बात याद रखना, इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज में चेंज नहीं होती, जो वो जाकर मैमल बर्ड्स इनमें जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन बनते हैं, जो तो इंटेस्टाइन मिलेगी। और फिर उसके बाद में एनस या क्लोका जो भी है, एनस या क्लोका मिलेगा, और वो कहाँ खुल जाएगा? आर्टरियल अपर्चर में खुल जाएगा। ये आर्टरियल अपर्चर है, पूरी बॉडी आर्टरियल अपर्चर में रखी हुई है। तो आर्टरियल अपर्चर जो होती है उसमें ये खुल जाएगा और सारी गंदगी आर्टरियल अपर्चर से एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगी। इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसके अंदर लीवर भी होता है, हार्मोनिया के अंदर लीवर भी होता है। हमारा लीवर तो बाइल बनाता है, एंजाइम थोड़ी होते लीवर के अंदर। फूड को डाइजेस्ट करने वाले कोई एंजाइम नहीं होते लीवर के पास में, बाइल होता है जो फैट की एमल्सिफिकेशन में काम आता है। लेकिन लीवर जो होता है, इसमें हार्मोनिया का लीवर एंजाइम रखता है, अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज में थोड़ा सा है। स्टार्च को तोड़ने वाला अमाइलेज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज और लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, थोड़ा सा है हार्मोनिया के पास लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज है। तो जो एंजाइम हमारे जो पेनक्रियाज बनाते हैं, स्टमक बनाता है, इनके अंदर वो एंजाइम्स लीवर बना रहा है। तो लीवर भी इसका इस तरह से होता है हार्मोनिया का जो। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम था। इसका साइज कितना होता है? हार्मोनिया का साइज कितना होता है? हम बोलेंगे 4, 7 और 10 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मोटा होता है हार्मोनिया, 7 सेंटीमीटर जो है विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। लेकिन हार्मोनिया बहुत एज का है, बूढ़ा हार्मोनिया है, तो उसमें 4, 8, 12 भी मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा भी मिलता है बूढ़ा हार्मोनिया जो 4 सेंटीमीटर। तो थिकनेस तो शुरू में और बाद में उतनी ही है, लेकिन जो है विड्थ है इसकी बढ़ जाती है और लेंथ भी बढ़ जाती है ओल्ड एज के अंदर। हार्मोनिया मोस्टली ट्रांसलूसेंट होता है, जो हार्मोनिया ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार दिखे। ओपेक होता है, धुंधला, बीच का होता है ट्रांसलूसेंट। हार्मोनिया ट्रांसलूसेंट होता है। हार्मोनिया जो स्किन है उसको स्किन नहीं बोलते, उसको मेंटल बोलते हैं। जो जिस तरह से मोलस्का के अंदर स्किन को स्किन नहीं बोलते, मेंटल बोलते हैं, उसी तरह से हार्मोनिया की स्किन को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और इस मेंटल में 3 लेयर होती है, जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। मेंटल में सबसे बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, सबसे अंदर वाली लेयर है वो है एंडोडर्म, और बीच वाली लेयर है मीजोडर्म। तो यूरोकोडेड का कुछ पार्ट मैंने करवा दिया है, और अब ज्यादा मैं नहीं कराऊंगा, वरना तुम बोलोगे 2-3 दिन हुए यार अभी से ज्यादा डिटेल लेने लग गए। जो पहले धीरे धीरे तुम्हारे को आदत डालूंगा,
की डिटेल पढ़ने की, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। तो हर्मानिया यूरोकोडेट के बारे में आज मैंने क्या बताया है। हर्मानिया यूरोकोडेट के बारे में बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एंडोस्टाइल जो था वो मेन था, पहले सबसे बड़ा पार्ट था इसका। और ये पढ़ा हमने, इसकी जो साइफन है वही ब्रेन के साइफन बकल कैविटी है, और एलिमेंट्री का जो पार्ट हमारे अंदर वही इसके अंदर, कोई नई बात नहीं की, डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत नहीं आएगी। एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है। न्यूरल ग्लैंड आज देखी कैसी होती है कि किस तरह से वेस्ट मटेरियल लेके और कहाँ डाल रही है, ब्रेन के साथ थ्रू डाल रही है जो वेस्ट मटेरियल को जो। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका न्यूरल ग्लैंड देखा, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी थी, जो न्यूरल ग्लैंड एंडोक्राइन भी थी। इसका नर्व कोड खत्म होके नर्व गैंग्लिया में चेंज हुआ, उसके बारे में देखा, उसके नर्व्स किस तरह से ब्रेन के साथ प्रोवाइड कर रही थी। इसका टेस्ट है टूनिक जो होता है उसके बारे में देखा। टूनिसिन तो केमिकल होता ही है, जो पॉलीसेकेराइड सेलुलोज जैसा होता है टूनिसिन, लेकिन टूनिसिन के अलावा भी इसमें सेल होती है, स्टिक्यूल होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। फूड के बारे में देखा, और इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर भी है। वैसे तो गैस्ट्रेटरी और ऑल्फैक्टरी स्ट्रक्चर भी होती है इसके अंदर भी, चलो बाद में देखेंगे गैस्ट्रेटरी और ऑल्फैक्टरी। तो कुछ बातें अब जो है मैंने आज ले ली है, अगला वीडियो में क्या लेऊंगा वो सोच के देखूंगा, आगे क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा उसी हिसाब से बताऊंगा। लेकिन यूरोकोडेट अभी खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू है। तो मैं इस वीडियो को यही रोक रहा हूँ, और जो है अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे जल्दी जो। ठीक है भाई।